तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय क्रिस्टालर एंड लोस। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, फिर अजम्पशंस पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर आखिर में हम इनका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे क्या क्या रहा है। और इसमें सेंट्रल प्लेस थ्योरी में क्रिस्टालर ने कुछ हायरार्की, सेटलमेंट हायरार्की के बारे में भी दिया है, तो हम थोड़ा सा वो भी देखेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम इस पूरे टॉपिक को एक ही बार में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल प्लेस होता क्या है। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी पहले तो इन्होंने दी थी 1933 में। सेंट्रल प्लेस इन सदर्न जर्मनी 1933 में उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें सबसे पहले इसके बारे में बताया। ठीक है, तो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो शहर, कस्बे, गांव और अन्य बस्तियां किस तरह से क्षेत्रीय स्थान में व्यवस्थित होती हैं, किस तरह से वे सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करती है लोगों को। तो सेंट्रल प्लेस है क्या, वह क्षेत्र जो दूसरे लोगों को और दूसरे क्षेत्र को सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करे। ओके, तो सेंट्रल प्लेस क्या है। सेंट्रल प्लेस का मतलब है ऐसा स्थान जहाँ से आसपास के इलाके को वस्तुएं सेवाएं दी जाती हों, जैसे कि बैंक, स्कूल, बाजार, अस्पताल आदि। ओके, तो अब उदाहरण देख लो आप एक बार कि मान लो आप किसी भी गांव में रहते हैं, उसमें कुछ भी छोटी सी कुछ दुकानें हैं, कोई छोटा बाजार है, तो आसपास के गांव वाले वहाँ पे आते हो। ओके, तो ये क्या बन गया उसके लिए, एक आसपास वाले गांव के लिए एक सेंट्रल प्लेस। तो सेंट्रल प्लेस क्या है। सेंट्रल प्लेस का मतलब है ऐसा स्थान जहां से आसपास के इलाकों को वस्तुएं और सेवाएं दी जाती हों। देन सेंट्रल प्लेस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस या परिकल्पनाएं क्या है। तो एक तो उन्होंने क्रिस्टालर ने माना कि भाई पृथ्वी क्या है, समतल। यहाँ पे तो ना कोई पहाड़ है, माना उन्होंने नदी, जंगल, इन सब के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि पृथ्वी समतल है। ओके, और यही आगे जाकर क्या बनने वाली है, इसकी आलोचना बनने वाली है। फिर उन्होंने बोला कि समान जनसंख्या वितरण। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई समतल मैदान है, फिर उन्होंने बोला जनसंख्या वितरण है वो भी समान है, जनसंख्या घनत्व हर स्थान पर, पृथ्वी के हर स्थान पर बराबर है। फिर उन्होंने बोला कि परिवहन के लिए भी एक जैसी लागत लगती है और परिवहन की सुविधाएं हर जगह उपलब्ध है, तो ये बहुत ही आसान है परिवहन वाली। ठीक है, फिर इन्होंने अध्ययन किस क्षेत्र का किया है, जर्मनी का। तो जर्मनी में टेलीफोन की संख्या जहां उन्होंने देखी ज्यादा है, तो उसको उन्होंने क्या माना, सेंट्रल प्लेस। ओके, तो टेलीफोन की संख्या भी देखी उन्होंने। देन क्रय और विक्रय। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने 5th इसमें बोलेंगे कि उन्होंने कहा है, अपना अजम्पशन माना है कि क्रय शक्ति सबकी समान है, हर व्यक्ति की क्रय शक्ति, खरीदने की पावर क्या है, सेम है। ओके, देन लोगों की न्यूनतम दूरी पर सेवाएं चाहते हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि लोग चाहते हैं कि कम से कम दूरी पर हमें सब कुछ प्राप्त हो। ओके, इन्होंने बोला जैसे कि आप यहाँ रहते हो, तो आप चाहते हो कि कोई भी सामान आपको इधर और इधर भी मिल रहा है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, यहाँ। तो क्या, कम दूरी तय करके सेवाएं प्रदान करना चाहता है मानव। फिर उन्होंने माना कि मानव क्या है, आर्थिक प्राणी है। ओके, फिर और अगर हम देखें तो ये मैं बता चुकी हूँ कि परिवहन समान और सर्वत्र उपलब्ध है, इनके यही मानना था। फिर आर्थिक सेवाएं प्रदान करना, केंद्र स्थान का कार्य क्या बोला इन्होंने। तो सेंट्रल प्लेस जो हम बोलते हैं उनको क्या बोला इन्होंने आर्थिक सेवा प्रदान करना उसका क्या है, मुख्य कार्य है। तो सेंट्रल प्लेस का कार्य आर्थिक सेवाएं प्रदान करना। ओके, मुनाफा अधिकतम करना व्यापारियों का लक्ष्य है। तो मुनाफा अधिक करना ही, तो मैंने बताया ना कि इन्होंने बोला कि मानव जो है एक आर्थिक प्राणी है, तो वो क्या किसके बारे में सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के बारे में सोचेगा। ओके, देन ये तो हो गए हैं। फिर इसके अलावा भी कुछ इन्होंने देखा कि आदर्शवादी, इनका मॉडल क्या कहलाता है, आदर्शवादी मॉडल। या इन्होंने क्या कर दिया, इस थ्योरी को अत्यधिक सरल कर दिया। तो आदर्शवादी, आदर्शवादी, इनकी थ्योरी क्या है, आदर्शवादी थ्योरी है। तो ये क्या है, अजम्पशंस, इनकी परिकल्पनाएं। इन सब के अलावा भी जो मैंने लिखा नहीं है वो और भी मान्यताएं हैं इनकी।
तो इन्होंने क्या बोला था कि सेंट्रल प्लेस एक तो होगा ना, वो उच्च स्तरीय केंद्र होगा जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा। केंद्र है, सेंट्रल प्लेस है, पर इसमें भी एक होगा उच्च स्तरीय केंद्र जिसका प्रभाव क्षेत्र क्या होगा, अन्य क्षेत्रों से, अन्य स्तरीय जो उच्च स्तरीय है, ये सबसे उच्च स्तरीय जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, और ये जो नीचे वाले इनका प्रभाव कम होता जाएगा। ओके, तो इन्होंने बोला कि कोई जो सबसे ऊपर वाला है इसमें सबसे ज़्यादा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ओके, और जो सेवाएं इसमें होंगी वो इनमें नहीं होंगी। तो उच्च स्तरीय केंद्र जो है उसमें सेवाएं सबसे अधिक मिलेंगी, और जो सेवाएं उसमें मिलेंगी वो नीचे वाले में नहीं मिलेंगी। मतलब ये कुछ इसी में मिल सकती है, वो इनमें नहीं मिलेंगी, या इसमें जो मिलेंगी, नीचे वाले में जो सेवाएं मिलेंगी वो तो इसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो जो निम्न स्तरीय सेवाएं हैं वो भी प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी, तो वो हो गई। फिर उन्होंने बोला कि सेंट्रल प्लेस में उन्होंने माना कि सिर्फ और सिर्फ कौन से क्षेत्र को सेंट्रल प्लेस माना, जो सेवाएं प्रदान करता है। विनिर्माण उद्योग ये सब जो नगर बने हुए हैं उनको उन्होंने क्या नहीं, सेंट्रल प्लेस नहीं माना। तो इन्होंने क्या माना, जो सेवा क्षेत्र जो है उसी को केवल उच्च स्तरीय केंद्र माना। ओके, ये सारी इनकी क्या थी, मान्यताएं थी। इसके बाद हम चलते हैं शेप और स्ट्रक्चर पे। तो शेप और स्ट्रक्चर में इन्होंने हेक्सागोनल माना, ये षटकोणीय जिसको हम बोलते हैं 6 कोण वाला। ओके, तो ये क्यों माना, क्योंकि जो इससे पहले वृत्ताकार जितने भी लिए गए थे उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि वो जब इस प्रकार से कुछ बना रहे थे, ये वृत्ताकार जब क्षेत्र ले रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत थी, एक तो कहीं कहीं पे छूट ही रहा था, जैसे कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये वाला क्षेत्र क्या है, सेवाओं से छूट रहा था। और कुछ क्या था कि ओवरलैप ही कर दिया, मतलब इस क्षेत्र में यहाँ से भी सेवाएं प्राप्त हो रही हैं और यहाँ से भी प्राप्त हो रही है। तो इन्होंने क्या लिया, षटकोणीय इस प्रकार से। ठीक है, 6 कोनों वाला। तो इसकी शेप क्या मानी उन्होंने, सेंट्रल प्लेस की षटकोणीय। ओके, फिर आते हैं 3rd नंबर पे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। तो विपणन, जिसको हम बाजार और मार्केटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, तो इसमें उच्च क्रम का केंद्रीय स्थान अपने आसपास के प्रत्येक निम्न क्रम के स्थान के 1/3 बाजार क्षेत्र की सेवाएं करता है। क्या बोल रहा है कि ये तो मान लो कोई केंद्र है, सेंट्रल प्लेस है, तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र को या 1/3 जनता को, मतलब जनसंख्या को, ये क्या करता है, बीच वाला सेवाएं प्रदान करता है। ओके, 1/3 जनसंख्या को या क्षेत्र को वो सुविधाएं प्राप्त करता है। ओके, तो अगर अब हम इसे देखें, इसके डायग्राम को देखें अगर, तो ये होता है K3। ओके, ये क्या है, K3। कैसे, जैसे आप मान लो एक ये सेंट्रल प्लेस है, ये क्या कर रहा है, ये इतना प्रभावशाली है कि ये आसपास के ये जो गांव मान लो, ये आप मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये अपने आसपास के गांव को प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे सेवाएं दे रहा है। तो ये 1/3 क्षेत्र को सेवाएं देता है ये बाजार। ओके, कैसे, आप देखो 1/3 इन्होंने क्या बोला था, 1/3 जनसंख्या को क्या करते हैं, ये सेवाएं देते हैं। तो 1/3 गुना में 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, 6 षटकोण है। तो 6 कितना आ गया, 2, मतलब 2 तो ये कंप्लीटली देता है, प्लस ये खुद को भी देता है। 2 तो क्या इनमें से निकले पूरे 6 में से, और एक ये प्लस खुद 1, तो कितना हो गया, 3। क्या हो गया फिर, ये K3। समझ गए, ये एक खुद ये डिस्ट्रिक्ट है, ये मान लो ये इसके आसपास गांव है, तो ये बाजार की सुविधाएं इधर तक जाती हैं। कहाँ तक जाती है, इधर तक। ये इधर भी, और ये 1/3 कवर करता है इस पूरे गांव का 1/3 क्षेत्र। ये गांव का 1/3 क्षेत्र इधर। तो ये क्या करता है, इस क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है।
जब इस पूरे क्षेत्र को निकालते हैं हम, तो ये मान लो कि 2 षटकोण निकल के आ जाते हैं इधर से, तो 2 + 1 ये खुद को भी सेवाएं प्रदान करता है। क्या हो गया टोटल 3। ओके, आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी। फिर एक है अगला प्रिंसिपल है परिवहन सिद्धांत, जिसको K4 बोलते हैं। तो पहले तो आप समझो K क्या है। K क्या है? K का मतलब है कि जो ऊपर वाला, जो पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाला जो प्लेस है, मतलब हम मान लो कि कोई नेशनल कैपिटल है या फिर स्टेट कैपिटल है, ठीक है, वो अपने नीचे से या अगले स्तर के अधिवास को कितनी सेवाएं प्रदान करता है। ओके, तो वो ऊपर वाला जो सबसे बड़ा सेंट्रल प्लेस है, वो अपने नीचे से नीचे वाले को कितनी सेवाएं प्रदान कर पाता है। तो ये ऊपर वाला बाजार वाले में क्या बोलता है कि 1/3 भाग को सेवाएं प्रदान करता है। और परिवहन सिद्धांत क्या बोलता है कि इस सिद्धांत में उन्होंने बोला कि एक प्लेस का दूसरे प्लेस से दूरी को कम करने के लिए उन्होंने नए क्या बनाए, केंद्र बनाए। ओके, और ये क्या कर रहा है कि पहले तो वो 1/3 क्षेत्र को कवर कर रहा था ऊपर, तो पर इसमें आधी जनसंख्या को परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। परिवहन सिद्धांत में क्या बोलते हैं वो कि परिवहन सुविधाएं आधी जनसंख्या को प्राप्त होती है। उसके अलावा जैसे कि हम ये देखें, ये K4 का है, तो इसमें ये खुद है एक, ये वाला तो ये खुद ही है परिवहन की सुविधा। उन्होंने क्या बोला कि एक इधर नए केंद्र बना दिए। ओके, तो इससे क्या हो गया कि इधर तो मान लो ये इनका, ये सेंटर गाँव का सेंट्रल पॉइंट ये मान लो ये है, और इसका ये है, तो दूरी इसकी कुछ ज़्यादा है, ये बोल रहे हैं। तो परिवहन सुविधा अच्छी बनाने के लिए बीच में एक और कोई बाजार या कुछ एक केंद्र बिंदु और बना दिया गया और सुविधाएं परिवहन की बढ़ा दी गई। ओके, तो ये क्या कर दिया कि आधी जनसंख्या को, अभी क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा था 1/3 को, पर अब देखते हैं ये षटकोण है अभी, तो इसकी आधी तो ये तो बची हुई है, पर ये नीचे वाली एक आधी को कवर कर रहा है, इस आधे को, इस षटकोण के आधे को, इस षटकोण के आधे को। तो ऐसे एक से आधे हेक्सागोनल इन्होंने कवर कर लिए। तो टोटल हम देखते हैं 1/2 गुना में 6, क्योंकि 6 है ये सारे षटकोण, तो कितना निकला, 3 निकला, प्लस ये खुद को भी परिवहन सुविधाएं देता है, तो क्या निकला K4। ओके, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने इसमें जो बनाया, ऊपर वाले में जो बनाया था, अंदर वाला जो हम हेक्सागोनल देखें, तो ऊपर वाले में, इस वाले में कैसा बनाया था, ये वाला कैसा बनाया, ऐसा, ये ठीक है, पर नीचे वाले में कैसा बनाया, ऐसा अंदर। तो ये क्यों किया है, ये इसीलिए किया कि ये वाली जब हम करते हैं तो ये क्या करता है, इस विलेज का या इस हेक्सागोन का 1/3 पार्ट कवर कर पा रहा है ये ऐसे, ठीक है, 1/3 पार्ट। पर नीचे वाला हमने आधा करना है, तो आधा कवर करना है, तो हम अंदर ये वाला हेक्सागोन बनाएंगे। ओके, तो इसमें ऊपर ये देख लो आप, कुछ तीर जैसा ऐसा निकला हुआ है वो, और नीचे वाले में सपाट ये। ओके, फिर आता है हमारा प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको हम बोलते हैं। ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि बस्तियां एक पदानुक्रमित संरचना में बसी होती हैं, जिसमें उच्च क्रम वाले स्थान निम्न क्रम वाले स्थानों के प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करता है ये। ओके, तो ये बोल रहा है जैसे कि ये है एक सेंटर, ये गांव है इधर, तो ये इन छह को प्रशासनिक सुविधा देता है, प्लस ये खुद को भी सेवाएं देता है। तो क्या बन गया पूरा 6 ये और 1 ये खुद 7। ओके, तो अभी मैं आपको एक बार अच्छे से थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। एक तो है K3 बाजार वाला, ये क्या कर रहा है कि अपने से नीचे स्तर का जो प्लेस है, जो वो कर्म में सबसे ऊपर वाला है, वो 1/3 भाग, मतलब 1 गुणा 1/3 उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता। तो K3 में क्या बोल रहा है कि जो उच्च स्तरीय सेंट्रल प्लेस है वो क्या 1/3 गुना ज़्यादा
3 गुना ज़्यादा सेवाएं प्रदान करेगा। कैसे? ये देखो, अब विलेज है, कोई ब्लॉक है, कोई डिस्ट्रिक्ट है। अगर ये 1 सेवा प्रदान कर सकता है तो ये 3 कर सकता है, ये 9 कर सकता है। ये स्टेट है तो मान लो ये कितनी कर सकता है, फिर 27 कर सकता है। तो ये ऐसे बढ़ेंगे। और अब हम देखें कि अगर परिवहन वाला देखें, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि जो सबसे नीचे है उससे 4 गुना ज़्यादा, ठीक है, तो आधी जनसंख्या को क्या करेगा, परिवहन सुविधाएं देगा। तो इसमें हम देखते कई विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो अगर ये एक को सेवाएं प्रदान कर पा रहा है तो ये 4 को करेगा, ये 16 को करेगा, ये 64 को करेगा, ऐसे। ओके, तो इसकी क्या इस तरीके से इसकी बढ़ेगी सेवाएं देने की क्षमता। ओके, और K7 में अपने आसपास वाले को और खुद को भी। तो इसमें क्या है, 7 गुना अधिक प्रशासनिक सेवाएं इसके पास होंगी, जो सेंटर वाले के पास होंगी, और किसके मुकाबले, उसके आसपास वाले जो गांव है उसके मुकाबले सेंटर पे क्या होगी, 7 गुना अधिक प्रशासनिक सेवाएं देने की क्षमता। ओके, इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल प्लेस की विशेषताएं। इस थ्योरी की विशेषताएं क्या है, सेंट्रल प्लेस होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये सेवाएं प्रदान करने वाला एक केंद्र होता है, फिर एक निश्चित क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है, फिर जनसंख्या और मांग के अनुसार सेवाओं की संख्या और स्तर होता है। जनसंख्या और मांग के अनुसार सेवाओं का एक संख्या का एक स्तर होता है, ये बताता है। फिर इसके बाद ये बोलता है कि जो सेंट्रल प्लेस में जो सबसे छोटा जो सेंट्रल प्लेस होगा वो कम सेवाएं प्रदान करेगा, कम लोगों को प्रदान करेगा। ओके, जो छोटा सेंटर होगा वो कम सेवाएं प्रदान करेगा और छोटे क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करेगा, और एक बड़ा जो सेंटर होगा वो ज़्यादा बड़े क्षेत्र को और ज़्यादा सेवाएं प्रदान करेगा। ओके, इसके बाद ये यह भी समझने में कोशिश करता है, मदद करता है कि बस्तियों की संरचना कैसी है। तो यह बस्तियों की संरचना को समझने में मदद करता है, बस्ती की संरचना को समझने में मदद करता है। फिर क्षेत्रीय नियोजन में सहायक होती हैं ये। ओके, क्षेत्रीय नियोजन में सहायक होती हैं। आई होप मैं आपको ये समझा पाई हूँ कि क्या क्या है, कि छोटा सेंटर जो प्लेस है वो कम सेवाएं देगा, बड़ा वाला ज़्यादा देगा, बस्ती की संरचना को समझने में सहायता करेगा, क्षेत्रीय नियोजन में सहायता करेगा। ओके, और वो सेवाएं देता है। तो ये घुमा फिरा के एक ही बात है, पर ये 2 या 3 विशेषताएं आप इसकी लिख देंगे तो आपका आंसर में क्या है वो थोड़ा अच्छा दिखता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी की आलोचनाएं क्या हैं। तो हमने जब इसकी अजम्पशंस देखे, जब इसकी परिकल्पनाएं देखी, तो हम खुद ही देख रहे थे कि उन्होंने बोला कि समतल भूमि होती है जो कि रियल में नहीं होती। तो ये क्या है, वास्तविक नहीं है। फिर इन्होंने जो भौगोलिक विशेषताएं पृथ्वी की होती हैं उसका क्या किया है, ये उल्लंघन किया है। तो ये संभव ही नहीं है, आदर्शवादी है। ये जो थ्योरी है ये आदर्शवादी है, रियलिस्टिक नहीं है। तो वास्तविकता में यह थोड़ी कम जचती है ये। तो इसके बाद क्या, फिर इन्होंने टेलीफोन वाला एक उदाहरण दिया कि टेलीफोन ज़्यादा है, तो ये मान लो आप कि वहाँ पे वो बड़ा सेंटर माना। तो ये ज़रूरी नहीं है भी टेलीफोन जिस एरिया में है वहाँ पे वो सेंटर ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, फिर इन्होंने आर्थिक माना मानव को, पर ये ज़रूरी नहीं है भाई मानव हमेशा आर्थिक ही सोचे, कि वो हमेशा लाभ के बारे में भी सोचे। वो इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक थिंग्स भी होती हैं कुछ ऐसे, वो अलग चीज़ों के बारे में भी सोचता है थोड़ा। तो ये भी होगा एक। फिर परिवहन वाली चीज़ उन्होंने बोली कि मतलब हर जगह पे ये चीज़ें उपलब्ध हैं, हर जगह ही मतलब आसान है आना जाना। तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि समतल नहीं है, और ये माने कि हर दूरी पे ही ज़रूरी नहीं है कि सेम, हम कोई भी दिशा में जाएंगे तो हमारा सेम खर्च होगा, तो वो भी संभव नहीं है। फिर उन्होंने बोला, क्या बोला था, फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि जनसंख्या का जो वितरण है वो समान है। ऐसा है क्या, तो ये भी गलत हो गया। फिर उन्होंने बोला कि क्रय शक्ति है वो सबकी सेम है, तो वो भी नहीं है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी जो हमने ऊपर इनकी अजम्पशंस देखे थे, हम उसी में जाके इसकी आलोचनाएं निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं ये बात। इतना हो जाने के बाद इन्होंने ये देखा कि प्राकृतिक और भौगोलिक कारकों की अनदेखी की है इन्होंने, तो ये भी आ चुका है, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक भावनाओं की
प्रभावों की अनदेखी की है। डिजिटल के युग में सीमित प्रासंगिकता, मतलब ये बोलते हैं कि दूरी ज़्यादा तय करेंगे तो ज़्यादा लागत आएगी, तो इंसान चाहेगा कि इधर से ही सामान ले ले। पर अभी क्या है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई डिलीवरी मंगवाते हैं, कुछ भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम ऑर्डर कर देते हैं, वो कितनी भी दूर से हो, तो आज के टाइम पे तो वो क्या है, कम लागत में हमें मिल जाती है। तो ये क्या है, अप्रासंगिक हो गई है ये थ्योरी अभी आज के समय के लिए। ओके, इसके अलावा इसमें तो इतना ही है, पर अभी हम इनसे मतलब इन्होंने जो हायरार्की दी सेटलमेंट की, एक बार के लिए हम वो भी देख लेते हैं। तो सेंट्रल प्लेस की पदानुक्रम, पदानुक्रम का अर्थ है सेवाओं के आधार पर बस्तियों को एक क्रम में रखना, जहां कुछ स्थान केवल छोटी सेवाएं देते हैं जबकि कुछ बड़े केंद्र बहुत सारी सेवाएं देते हैं। ओके, तो क्रिस्टालर का तो मानना था कि जो छोटा क्षेत्र होगा, जो छोटा क्षेत्र है वो कम सेवाएं देता है, कम जनसंख्या को सेवाएं देता है, तो सेवाएं भी कम है, जनसंख्या भी कम है वहाँ की। और जो बड़ा क्षेत्र है, कोई बड़ा सेंट्रल प्लेस है, वो जो सेवाएं देता है वो मतलब छोटे वाली सारी सेवाएं तो वो देता ही है, उसके पास खुद की भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है। ओके, फिर इन्होंने पदानुक्रम में सबसे पहले फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम वही है जो हम हायरार्की ऑफ सेटलमेंट पढ़ते आ रहे, तो हैमलेट है सबसे पहले। तो इसमें क्या सेवाएं क्या देते हैं, ये दूध सब्जी, छोटे किराया छोड़ा मतलब कम दुकानें होंगी, किराए वाली होंगी, ऐसे कुछ। ठीक है, इसमें जनसंख्या भी कम होगी। ओके, इसकी रेंज छोटी होगी और थ्रेशोल्ड कम होगा। इसका क्या मतलब है, थ्रेशोल्ड का मतलब है कि इंसान को इतनी, मतलब वो एक, आप मान लो आपकी शॉप है, ठीक है, आपको अपने सर्वाइवल के लिए आपको किराया भी निकालना है, अपने घर को भी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आप मिनिमम कितना कमाओगे। ओके, तो आपने निकाला कि अगर मेरी सैलरी या फिर इसमें देखें कि हम काम करें तो हमें कम से कम महीने का 20,000 कमाना है। ओके, तो ये मिनिमम जो आय वाली चीज़ होती है वो किस में आएगी, थ्रेशोल्ड में आएगी। ओके, और रेंज में क्या है, मतलब इंसान कितनी अधिकतम दूरी तय कर सकता है कोई सामान लेने के लिए। जो हम ये देखते हैं कि डेली लाइफ में हम जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो बेसिक नीड्स हमारी, उसके लिए हम दूर नहीं जाना पसंद करते, मतलब आसपास से जहाँ से भी वो मिल जाती है वो चीज़ें हम वहीं से ले लेते हैं। ओके, बट जो लग्जरी वाली चीज़ है तो उसमें हमें चाहिए क्वालिटी, तो वो लग्जरी वाली चीज़ चाहिए तो पहली बात तो वो हमारे आसपास शायद मिले ही ना, और अगर मिल गई तो फिर क्या, हम उसके लिए ज़्यादा दूरी तय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो ये इसका मतलब है दूरी से, और इसका मतलब है मिनिमम कितनी आय होनी चाहिए, इनकम कितनी होगी। ओके, तो इन हैमलेट में तो क्या, रेंज और थ्रेशोल्ड दोनों ही कम है। ओके, फिर गांव, इसमें क्या है, प्राथमिक स्कूल हो जाएंगे, छोटा सा बाजार हो जाएगा, डाकघर हो जाएगा, छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल भी हो जाएगी, जनसंख्या 1000 से 2000 देख सकते हैं आप, और रेंज थोड़ी अधिक उसके मुकाबले, और थ्रेशोल्ड तो अभी भी सीमित ही है, क्योंकि गांव और हैमलेट्स में क्या देखते हैं कि उनकी बेसिक नीड्स जो है वो खुद ही पूरी कर लेते हैं। ओके, उनके पास खेती है, अपनी सब्जी वगैरह उगा के, मतलब वो जो भी है उनकी बेसिक नीड्स वैसे बहुत कम दूसरों पे वो डिपेंड होते हैं, तो ये तो फिर भी सीमित ही है। ओके, थ्रेशोल्ड तो सीमित ही है और रेंज थोड़ी बड़ी है उसके मुकाबले। ओके, फिर गांव से क्या हो गया, कस्बा, इसमें क्या होगा, उसमें तो प्राथमिक स्कूल थे पर इसमें और ज़्यादा थोड़ा सुविधाएं होंगी, बैंक होगा, बाजार होगा, क्लिनिक होगा, सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप इसको बरेली को ले सकते हैं। ओके, रेंज और बढ़ेगी और थ्रेशोल्ड अधिक लोगों की आवश्यकता होगी अब उसे। ओके, अब उसका काम बढ़ गया, अब उसको क्या और लोगों की आवश्यकता चाहिए, उसे और लोग चाहिए, मतलब जिससे वो काम को और बढ़ा सके। जैसे अभी उसका काम चल रहा था कि इतने लोग इतना चीज़ें इसके पास खरीद रहे हैं तो इसका काम चल रहा है, पर इसको क्या चाहिए, अब और भी लोग चाहिए जिससे उसका काम और बढ़ेगा, तो क्या हो गया, इसे और लोग मिल जाते हैं, फिर और कमाई बढ़ने लग जाती है। ऐसा शहर में क्या होगा, कॉलेज भी मिलेंगे, अस्पताल भी मिलेंगे, बड़े बाजार मिलेंगे, सिनेमाघर और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। शहर के उदाहरण आप देख रहे हैं, रेंज काफ़ी दूर तक। ओके, रेंज का क्या मतलब है, रेंज का मतलब है दूरी, तो
इसका अभी क्या है, उसमें अभी आप देखो कि बड़ा कोई शहर है तो वहाँ पे दूर दूर से लोग ट्रैवल करके अस्पताल भी जाते हैं, बाजार से सामान लाने, सिनेमा घर में जाना या फिर कॉलेज में, तो दूरी बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। थ्रेशोल्ड कई लाखों लोगों की आवश्यकता होती है, ओके। तो थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो गया, और भी ज़्यादा। फिर महानगर, महानगर में क्या होंगी, यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, हॉस्पिटल भी बड़े लेवल के होंगे, एयरपोर्ट्स होंगे, आईटी हब्स होंगे, ओके। उदाहरण आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर। और रेंज इसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होगी और करोड़ों लोगों की जनसंख्या होगी इसमें, ओके। फिर हो गया प्राइमरी सेंट्रल प्लेस, ओके, सबसे ज़्यादा बड़ा। अगर आप इसमें ये वाला डायग्राम बना के इधर लिख दो, हैमलेट, विलेज, टाउन, सिटी, फिर ये हमारा महानगर और ये प्राइमेट सिटी वगैरह, ये जो भी बना के आप ये डायग्राम में भी बना के रख और बता सकते हो अगर ये हायरार्की पूछे तो। अगर आपने स्पेशल हायरार्की वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इसके बिना भी काम चल जाएगा, ओके। तो आप पीछे जो मैंने पढ़ाया उतना भी लिख सकते हो, पर अगर वो पूछ लें तो उसके लिए आपको ये वाली चीज़ें आनी ज़रूरी है, ओके। तो ये इसका क्या है, ये सबसे ऊपर है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये वाली जो चीज़ें ऊपर वाली हैं यहाँ पे ये संख्या में कम होती हैं। मतलब गांव तो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, एमलेट ज़्यादा हो सकती हैं, पर महानगर और अगर कोई मतलब उसके साइज़ के हिसाब से हम देखें तो कोई अगर छोटा देश है तो वहाँ तो कोई एक ही हो सकता है या दो ही हो सकते हैं, पर गांव तो कई हो सकते हैं ना, ओके। तो ये इसमें तो इतना ही था। अभी हम आएंगे लॉस पे। तो लॉस ने जो थ्योरी दी है वो काफ़ी हद तक क्रिस्टालर और वेबर से प्रभावित होकर दी है, उसमें थोड़ा सा ही कुछ चेंजमेंट करके वही है उसकी भी, ठीक है। तो हम अभी देख लेते हैं लॉस वाली। देखिए कि बहुत ही, ये मैं बता दूं कि उनसे ही प्रभावित है क्रिस्टालर से। तो उनका पूर्वानुमान जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं काफ़ी हद तक उनसे मिलते ही हैं, ठीक है। तो क्या क्षेत्र को इन्होंने भी समरूप माना, मतलब समतल, ओके। फिर क्रेता और विक्रेता को आर्थिक मनुष्य माना। क्रेता चाहेगा कि मुझे कम से कम पैसे में वो चीज़ मिले, विक्रेता चाहेगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको चीज़ें अपनी बचत बना के फिर बेचूं, ठीक है। तो दोनों ही आर्थिक मनुष्य हैं। परिवहन की लागत भी सभी जगह उन्होंने क्या बताई, समान बताई, ओके। इनका एक जो अलग मैं बताऊंगी कि पूर्वानुमान इनका, और आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें डायग्राम भी बनाएंगे आप तो वो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो केंद्र से जितनी दूरी बढ़ती है, जैसे आप मान लो ये है, ये मान लो इधर कोई चीज़ बन रही है, ये क्या है, प्रोडक्शन बन रहा है इधर, ओके। तो अब ये प्रोडक्शन यहाँ बन ही रहा है, ये मान लो, तो ये 5 रुपए का बन रहा है यहाँ पे, तो 5 रुपए का मिल रहा है यहाँ पे, ये मान लो आप लोगों को। फिर आप थोड़ी दूरी तय करेंगे तो 6, 7, 8 ऐसे, तो इसका क्या दूरी के साथ, क्योंकि भाई परिवहन लगा है उसको दूर तक पहुँचाने के लिए, तो वो चीज़ें अभी महंगी मिलेंगी। तो अभी क्या यहाँ तो क्या होगा, इसकी खरीद क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी। अभी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आप देखोगे तो इसकी बिक्री क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये बोल रहा है कि लागत, ये बोल रहा है कि दूरी के साथ क्या होगी, खरीदारी कम होगी, ओके। दूरी के साथ खरीदारी, दूरी अधिक तो खरीदारी कम, ओके। फिर अगला इन्होंने एक बोला कि केंद्र से दूरी जाने पर क्या होती है, ये इसी का आप समझ लो कि ये वाली चीज़ थी, तो इधर से हम दूर जा रहे थे तो क्या बढ़ रही थी, इधर तो लागत कम थी तो मांग ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे थे। तो ये केंद्र से दूर जाने पर लागत तो बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि उनका परिवहन भी ऐड होगा, फिर उनके मजदूरी भी ऐड होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी, क्या हो गई, लागत तो बढ़ गई। तो क्या हो जाएगी, वो चीज़ महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी। तो केंद्र से दूर जाने पर लागत बढ़ती है और मांग कम होती है, ओके। फिर इन्होंने बताया देहरी और परिसर के बारे में, जिसको हमने ऊपर ही पढ़ा, रेंज और थ्रेशोल्ड, ओके। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, मिनिमम आय, नहीं दूरी, ओके। सॉरी ये तो रेंज ही हो गया, सॉरी।
अभी मैं ठीक कर देती हूँ इसको। मैं बोल रही हूँ कि थ्रेशोल्ड क्या होता है। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम आय। इंसान को अपना काम चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए उसे जितनी मनी चाहिए वो मिनिमम आए वो, और उसकी दूरी मतलब रेंज अलग अलग होती है। ये बोल रहे हैं कि देहरी और परिसर भिन्न भिन्न होती है। ये क्या इनकी अजम्पशंस बता रही हूँ मैं। तो क्या दूरी, देहरी और परिसर भिन्न भिन्न होते हैं। ओके। फिर उन्होंने पहले जो ये इनका, क्योंकि क्रिस्टालर से प्रभावित हैं तो क्रिस्टालर ने क्या बोला था, उन्होंने तो पदानुक्रम K3 K4 इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने एक ही सेंट्रल प्लेस माना, बहुत बड़ा प्लेस एक ही माना एक क्षेत्र में, पर इन्होंने एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यह ज़रूरी नहीं है कि एक केंद्रीय स्थल पर सभी सेवाएं भी मिल जाए, इनका मानना था। उनका क्या मानना था कि एक ये सेंट्रल प्लेस है, यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ओके, पर इन्होंने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कोई एक सेंट्रल पॉइंट है इधर ही सारी सेवाएं मिलती होंगी, इधर इधर कुछ तो ऐसा होगा कि इसके बाहर यहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ मिलती होगी। ओके। फिर इनके अजम्पशंस में अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम मांग की आवश्यकता होती है। वस्तु के मूल्य में कमी आने से क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। मतलब ये बोल रहा है कोई चीज़ सस्ती है तो उसकी मांग बढ़ेगी। तो क्या क्या इसके मैंने क्या क्या पूर्वानुमान बताए। एक तो क्षेत्र में समरूपता, परिवहन लागत सभी जगह समान, क्रेता और विक्रेता आर्थिक मनुष्य, केंद्र से दूर जाने पर लागत बढ़ेगी और उससे मांग कम होगी। देहरी और परिसर भिन्न भिन्न होते हैं। केंद्रीय स्थल विनिर्माण, अच्छा एक ये जो मैंने आपको बताया नहीं कि क्रिस्टालर ने तो क्या बोला था कि जो सेंट्रल प्लेस होता है वो सेवाएं देता है। अगर कोई विनिर्माण का क्षेत्र है तो वो सेंट्रल प्लेस उन्होंने नहीं माना, पर इन्होंने क्या संशोधन किया कि कोई भी सेंट्रल प्लेस जो है वो विनिर्माण वाला और उद्योग वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है क्रिस्टालर से इनकी थोड़ी अलग। फिर यह जरूरी नहीं है कि एक केंद्रीय स्थल है वो सभी सेवाएं प्रदान करे। ठीक है, हो सकता है कि कोई सेवा है जो वो सेंट्रल प्लेस पे या कोई बड़े बाजार में नहीं है पर वो एक गाँव में हो सकती है। ओके। फिर वेबर के न्यूनतम लागत मॉडल में संशोधन किया इन्होंने और मनुष्य का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना बताया। ओके। फिर अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम मांग होनी चाहिए। तो अधिकतम लाभ कमाना है तो क्या आवश्यक है, एक अधिकतम मांग होना। वस्तु के मूल्य में कमी, अगर कोई चीज़ सस्ती है तो क्या होगी, मांग बढ़ेगी। ये क्या है इनके परिकल्पनाएं। ओके, परिकल्पनाएं किसकी, लॉस की। ओके। फिर इनका भी शेप पढ़ेंगे अभी। शेप पढ़ेंगे तो शेप में ये बात आप क्रिस्टालर में भी बता सकते हो, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने भी क्या किया, षटकोणीय, जिसको हेक्सागोनल बोलेंगे या फिर आप 6 कोण वाला बोल लो, इसी को मान्यता दी। ओके। तो ये क्यों दी, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, मैं अब फिर से बताती हूँ अच्छे से बना के। ये वृत्ताकार सेंटर्स है, ये मान लो आप। ये मान लो तो इन्होंने हेक्सागोन इसलिए लिया कि एक वृत्ताकार अगर हम सेंटर पॉइंट लेते हैं तो उसमें दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बीच में ऐसा कोई स्थान बचेगा जहाँ पे सेवाएं मिल ही नहीं रही, मतलब यहाँ पे भी जो पॉइंट्स हैं जो इनके केंद्र हैं वो भी वहाँ तक सेवाएं नहीं प्रदान कर पा रहे, और ये वाला जो मेन ये वाला ये भी यहाँ तक सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रहा, तो क्या है ये बच जाते हैं, इधर इधर कोई सुविधाएं नहीं मिलती। ओके। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सेवाएं ओवरलैप कर गई, इधर भी आप देख रहे हो, इससे क्या होता है तनाव उत्पन्न होता है। ये भी
जो ये वाला भी क्षेत्र है वो यहाँ पे सुविधाएं देना प्रदान करना चाहता है और ये वाला भी प्रदान करना चाहता है, तो इससे क्या है, तनाव बनता है सोसाइटी में। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें इन्होंने ये देखी, नोटिस की, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम वृत्ताकार नहीं लेते, एक शहर के विकास के लिए हम कौन सा इस मॉडल का प्रयोग करेंगे, हम हेक्सागोन का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसीलिए इन्होंने हेक्सागोन लिया। तो क्रिस्टालर ने तो क्या किया था कि K3 लिया, K4 लिया और K7 लिया। ओके, तो इन्होंने, और ये बहुत रिजिड भी थे इस चीज़ में। जब हम देखते हैं कि उन्होंने ये मान लो, आप ये मान लो कि मैंने इधर इधर ये भी बना दिए। अच्छा रुको, मैं बना ही देती हूँ। तो ये मैंने बना दिया इसमें, तो आप देखो पहले क्या था, ये K3 वाला एग्जाम्पल लिया है मैंने, K3 वाला, ठीक है। आप K4 वाला भी लोगे तो भी आपको ये समझ आएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या सेवाओं की ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे क्या है, तनाव बढ़ रहा है, ये मान लो। तो लोस ने इस चीज़ को ठीक किया और उन्होंने क्या बोला, K7 वाली चीज़ को ठीक बोला। ओके, तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बोला कि ये वाला है वो थोड़ा ज़्यादा सही है, कि ये ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि ये वाली चीज़ इधर 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 इधर, ठीक है, ये सेंट्रल प्लेस, तो ये क्या है, इधर भी सुविधाएं दे रहा है, इधर इधर, तो इससे क्या है कि ये वाली इसकी सारी सेवाएं हैं वो इधर से, या जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं वो इससे पूरी हो जाती है। तो इधर वाले जो सेंट्रल प्लेस है उसको इधर आके इसको सेवाएं देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा है, मतलब जिसको इसको सुविधाएं पूरी इससे मिल सकती हैं। तो इससे क्या होगा, सर्विसेज ओवरलैप नहीं करेंगी। ओके, तो लोस ने क्रिस्टालर के षटकोणीय व्यवस्था को तो माना। ओके, बस उन्होंने क्या बोला कि K3 की जगह या K3, 4, 7 की बजाय कौन सा मॉडल ज़्यादा सही है। उन्होंने बोला कि लोस के अकॉर्डिंग बेस्ट, सबसे अच्छा प्रतिरूप कौन सा है, तो लोस के अनुसार K7, 9, 13 और ऐसा एंड तक, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भी इधर ही रुक जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो ये एन मान लो, K7 मतलब 7, 9, 13 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एन तक उनका बसाव माना। इससे क्या ओवरलैपिंग नहीं होगी इन वाले से। ओके, K3 और 4 वाले में क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग हो रही थी। ओके, फिर इनकी आलोचना करेंगे आप। हमने अजम्पशंस पढ़ लिए, शेप पढ़ ली, इनके प्रिंसिपल को भी देख लिया, इनके उसी में आ जाती है, अजम्पशंस में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। और प्रिंसिपल में क्या, इन्होंने K3 और 4 की बजाय K7, 9 और 13 और एंड तक ऐसे ही इस मॉडल को क्या माना, इस प्रतिरूप को सबसे अच्छा माना। फिर लास्ट में क्या बचता है, आलोचनाएं। आलोचनाएं वही हैं जो हमने क्रिस्टालर में पढ़ी थी। ओके, तो हर जगह सेम जलवायु नहीं होती, भूगोल नहीं होती, परिवहन लागत हर जगह सेम नहीं होती, जनसंख्या वितरण हर जगह सेम नहीं होता है, ये ऊपर आप जो देखेंगे। और मानव भी आर्थिक प्राणी नहीं है केवल। ओके, तो उसके लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें, कल्चरल चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता है ना। इतना सब करने के बाद लास्ट में आप एक डायग्राम बना सकते हो ऐसे। तो एक जगह लिख देना आप, इधर तो आप लिखेंगे बिंदु या पॉइंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो दृष्टिकोण में क्या था, दृष्टिकोण में क्रिस्टालर और लोस, तो ये इन्होंने क्या भूगोल आधारित बनाया। इन्होंने ज़्यादा किस पर ध्यान दिया, आर्थिक भूगोल पर। मनुष्य की एक आर्थिक प्राणी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या आर्थिक वाली चीज़ पर फोकस किया। और क्रिस्टालर ने संरचना पदानुक्रमित, मतलब सबसे बड़ा जो होगा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेवाएं प्रदान करेगा वो, और जो सेवाएं वो प्रदान कर सकता है वो नीचे वाला जो प्लेस है वो नहीं कर सकता। तो पदानुक्रम हायरार्की पर ज़्यादा ध्यान दिया। लोस के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं एक जगह, तो केंद्र सेंट्रल पॉइंट एक जगह से एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो बहुकेंद्रित। यहाँ पे सेंट्रल जो प्लेस था वो क्या था, सिर्फ सेवा देता था, पर इधर अधिक लाभ, वो वहाँ पे उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, मानव सिर्फ लाभ कमाना चाहता है, तो वो निर्माण करे, चाहे सेवाएं दे, वो चाहे कुछ करे,
तो अधिकतम लाभ कमाना। व्यवहारिक लॉस वाला ज़्यादा है और ये कम व्यवहारिक है, मतलब थोड़ा सा सीमित आज के समय में। अच्छा, जब हम लॉस वाले को पढ़ते हैं तो इंसान, मतलब कोई भी, आप एक किसान मान लो, वो इधर अपनी इस सेंटर पॉइंट में इस क्षेत्र में अपनी फसलें बेच रहा है, पर अभी उसको फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि बस आपका पैटर्न कैसे चेंज हो जाता है, ओके, लॉस के अकॉर्डिंग। तो वो अब क्या बोलेगा, चाहेगा कि अभी मैं थोड़ा सा एरिया थोड़ा और देखता हूँ, थोड़ा अपना काम फैलाता हूँ, कोई दूसरे नए बाजार में लेके जाता हूँ, तो उसका वो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा अपना पैटर्न। अब वो इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे हेक्सागोन में या षटकोण में जाकर रहेगा। तो अब अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास एक नया डायग्राम बन के आता है, वो होगा कुछ ऐसा। तो उसमें क्या होगा, ये आप पहले तो ये बना लो, ये बना लिया, फिर कोई और कलर करके, एक सेकेंड, ये वाला और ये वाला क्षेत्र, ये जो आप ये देखेंगे ना जहाँ पे ये थोड़ा एंगल बना रहा है, मतलब ये वाले, ये या फिर ये इधर, तो इस वाले क्षेत्र में क्योंकि वो बाहर निकला है, ये था मान लो, ये था और एक फिर ये था, तो इधर 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 क्या है, बाहर निकला है, मतलब इसने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, बाहर ज़्यादा कमाएगा, इधर निकलेगा तो क्या हो गया, ये वाले क्षेत्र क्या होंगे, ज़्यादा विकसित। ओके, तो इससे क्या होगा, लॉस ने क्या बताया, इस वाले इसमें कि 12 वो बनेंगे, सेक्टर्स बन जाएंगे टोटल। ओके, क्या बनेंगी, 12 सेक्टर्स बनेंगे, जिसमें से 6 क्या हो जाएंगे, विकसित, और 6 क्या, अविकसित रह जाएंगे। ओके, तो इसमें इतना ही था, जितना आपको याद रहता है, मैं जितना अच्छा समझा समझा पाई, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है या मैं कुछ चूक गई हूँ, मैंने कुछ गलत बता दिया हो अगर, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर करेक्ट कर लूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।